हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार उससे रिलेटेड चीज़ें नीट में या किसी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। और कुछ हम लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको भी ट्राई करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। अब कैविटी का मतलब क्या होता है? कैविटी मतलब वो दांतों वाली कैविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो भी कैविटी ही होती है, लेकिन हम फिजिक्स में जहाँ इस चैप्टर में जो कैविटी की बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि कोई भी सॉलिड स्फीयर अगर आपको दिया है या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आपको दिया है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आपको दिया है उस सॉलिड ऑब्जेक्ट में किसी जगह पर अगर एक छोटा सा होल बना दिया जाए या छोटी सी कुछ जगह खाली छोड़ दी जाए, उस चीज़ को हम बोलते हैं कैविटी। तो अब सॉलिड चीज़ें जो होती हैं, तो हम यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक, अगर कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है ना, क्योंकि सॉलिड अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, उसके अंदर अगर कोई कैविटी बनी हुई है। कंडक्टिंग स्फीयर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कंडक्टिंग हो गया तो उस पर जो भी चार्ज देंगे वो होलो सरफेस पे रहेगा, तो फिर वो एक होलो स्फीयर की तरह काम करने लगेगा, उसमें कुछ अलग से चीज़ नहीं बन पाएगी। तो हम लेते हैं कंडक्टिंग। तो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम ले लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है। अब मैं इसको एक्चुअली स्फीयर की फॉर्म में तो शो नहीं कर सकता, तो सर्कल की फॉर्म में ही दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में यहाँ पर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस मैं लेकर चल रहा हूँ कि रेडियस यहाँ पर कितनी है, रेडियस हम कैपिटल R लेकर चल रहे हैं। और जो ये होलो अब ये जो कैविटी है ना, ये भी स्फेरिकल कैविटी ही बनाई है मैंने। अब बाद में आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली स्फेरिकल कैविटी और बाकी से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको अगर कैविटी दी जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ही कैविटी दी जाएगी जो सिमेट्रिकल हो, यानी कि स्फेरिकल टाइप की हो। नीट में या उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एसिमेट्री दी हुई हो। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें सिमेट्री चीज़ें लग रही हो, है ना, जो आपने पढ़ी है बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है वो हम समझते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो लाइनिंग बनाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर एक चार्ज जो है, इसका मतलब मैंने ये शो किया है कि ये वाली जगह भरी हुई है और ये एम्प्टी प्लेस है, यानी कि ये कैविटी है। ठीक है, इस कैविटी का ये O सेंटर है और इस कैविटी का इसको O डैश बोल देते हैं और ये O सेंटर है। तो बेसिकली ये इस सिचुएशन में इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी बनाऊंगा, अभी मैंने सिर्फ ये आपको शो करने के लिए बनाया है। अब बात क्या होगी, तो हमारे पास मैंने बस ये शो करने के लिए बनाया। तो जो लाइनिंग्स, इसका मतलब ये जगह पूरी भरी हुई है, इसमें पूरा मास है और ये जगह खाली है। तो इस हमने ये जो स्फीयर दिया है ये बेसिकली इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग स्फीयर है ये, यहाँ पर कंडक्टर नहीं है। तो इस पर मैंने जो भी चार्ज दे रखा है, तो ये चार्ज अभी मैं इसे बना रहा हूँ, मैं दोबारा जब दूसरा डायग्राम हम कैलकुलेशन के लिए बनाएंगे उसमें मैं ये नहीं बनाऊंगा, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो हमें दी हुई है यहाँ पर रो, है ना। रो यहाँ पर ये कौन सी वाली डेंसिटी है? वॉल्यूम वाली। ब्रैकेट में मैं वॉल्यूम इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज इनटू चार्ज अगर निकालना हो तो वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी, वॉल्यूम हम लिख लेते हैं और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास चार्ज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि इस कैविटी के अंदर जो जगह, जहाँ पर जगह खाली है, उस जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है कि उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होगा। जैसे ये इसका सेंटर है तो इसके अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ इसमें हम देखना चाहते हैं। तो हमारा एम क्या है कि फाइंड आउट करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के अंदर किस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि भाई सेंटर जो स्फेयर है उस स्फेयर के सेंटर से इस स्फेयर के सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस, तो उस तरीके से। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, अभी मैं डायग्राम और बनाऊंगा, लेकिन जब भी कैविटी वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, कहीं पर भी कैविटी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रेविटेशन में भी आ सकता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी, कहीं पर भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको डरना नहीं है। आपको क्या कंसिडर करना है, अगर ये कैविटी नहीं होती, सपोज अगर आप यहाँ पर कैविटी नहीं होती, सब हमें क्या करना है, मैं एक थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ। मान लो कि ये कैविटी के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, ए पॉइंट जहाँ पर दिया हुआ है ना, ये ए पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर ये कैविटी नहीं होती तो इस हॉलो सॉलिड स्फीयर के अंदर हम किसी डिस्टेंस पर ओ से ए तक की डिस्टेंस लेते और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाता, ठीक है। लेकिन अगर कैविटी दी गई है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करेंगे। हम क्या करते हैं कि एक बार तो अगर मान लेंगे कि पूरा सॉलिड स्फीयर दिया है तो क्या होगा, है ना। अब इस सॉलिड स्फीयर को बनाया कैसे होगा वो समझो। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये स्फीयर माइनस ये छोटा स्फीयर किया होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। इस स्फीयर में से ये स्फीयर माइनस करूंगा तो ही तो ये बनेगा। तो क्या करेंगे हम, अब देखो बेसिकली अब थोड़ा सा समझना कि जब हम सपोज़ हमारे पास ए पॉइंट होता था, एक ऑब्जेक्ट ये है सपोज़, और एक कोई ऑब्जेक्ट ये किसी भी टाइप का हो सकता है। तो ए पॉइंट पर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस फर्स्ट और सेकंड दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते थे हम, है ना, डायरेक्शन वगैरह। तो सेम चीज़ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर लेते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस कर दिया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। या तुम्हें क्या करना है, दो तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लो और उसको माइनस कर दो, या फिर ये अगर इस पर पॉजिटिव है तो इस पर क्या मान लो, नेगेटिव रो मान लो, ऐसे कंसीडर। फिर यहाँ माइनस मत लगाना, फिर यहाँ प्लस कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली बस ये करना होता है कि पूरा स्फीयर लिया, उसमें से अगर ये पोर्शन, तो ये एक छोटा, तो एक ए पॉइंट पर हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और एक इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत कि किस तरीके से मैं यहाँ पर आगे प्रोसीजर करने वाला हूँ कि बड़े स्फीयर में से छोटा स्फीयर माइनस करके इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा और इस छोटे स्फीयर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। दोनों की रेडियस भी हम आगे देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो हमारा टारगेट है इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा लेकिन पूरे स्फीयर की वजह से। जो हमने बड़े स्फीयर देखा है ना, तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये खाली जगह नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि खाली जगह नहीं है, पूरी भरी हुई है, तो एक पूरा सा होल एक सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। उसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ओ ए के बीच के डिस्टेंस को मैं ओ ए से ही रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो हम ए पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ए पॉइंट पर सिंपली किसकी वजह से, ओ की वजह से। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओ, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको ले लेता हूँ 1, है ना। फर्स्ट वाला जो है इसकी वजह से हम 1 मान लेंगे। तो E1, अब E1 की वैल्यू है तो मैं इसको लिखूंगा किसकी फॉर्म में, मैं डेंसिटी वाली टर्म्स में लिखूंगा। जो सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, हमें पता है, के क्यू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। लेकिन मैं यहाँ पर स्मॉल r की फॉर्म में लिखूँगा, तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिखूँगा, तो रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये r क्या है, ये फॉर्मूला है बेसिकली। तो r क्या है, r एक्चुअल में होता है o से सेंटर से उस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। तो ये रो o a और डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर इस E1 को हम वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो बेसिकली क्या आएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट और o a वेक्टर, o से a की, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करूँगा, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरीके से, तो ये ऐसे ही लेते थे। वेक्टर की क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी वो r की डायरेक्शन में ही आती थी, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, है ना। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझो, है ना। इसके बाद सेकंड वाला, ड्यू टू, ये तो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू वॉल स्फीयर, पूरे होल स्फीयर की वजह से हो गया। अब एक छोटा सा पार्ट जो कैविटी से स्फीयर निकाला है, इसको मैं कैविटी स्फीयर बोल रहा हूँ, जो कैविटी से स्फीयर निकाला है तो उसको रिमूव किया है ना हम लोगों ने, तो उसकी डेंसिटी को हम क्या कंसीडर कर लेंगे,
उसकी डेंसिटी को नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे। देखो तुम खुद समझो, मान लो यहाँ तक भी पॉजिटिव होता, अब यहाँ पर एक मैं नेगेटिव डेंसिटी वाला एक नेगेटिव चार्ज वाला एक पोर्शन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ इस पोर्शन में सपोज पहले से थोड़ी देर के लिए मान लो इस सपोज यहाँ पर पहले से पॉजिटिव था, अब अगर मैंने उतना ही नेगेटिव ऐड कर दिया तो ज़ीरो हो जाएगा। तो सिचुएशन क्या है, हम इसको यहाँ पर मान लेंगे कि हमने एक नेगेटिव पोर्शन ऐड किया हुआ है बड़े स्फेयर में, तो एक नेगेटिव चार्ज की वजह से मैं ले लूँगा, ठीक है। तो ये जो पूरा, या फिर भी तुम्हें कन्फ्यूज़न होता है ना, तो तुम जो कैविटी है ना, जिस तरह की कैविटी, अगर स्फेरिकल कैविटी है तो वहाँ मान लो कि एक स्फेयर रखा हुआ है। सिंपल सी बात, बहुत आसान सी बात। अगर तुम्हें कैविटी को और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो सिंपल सा क्या कंसीडर करो, उस कैविटी की जगह मान लो जिस तरह की कैविटी, अगर सिलेंड्रिकल कैविटी है तो सिलेंडर मान लो, स्फेरिकल कैविटी तो स्फेयर मान लो। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ क्या मान सकते हैं कि ये स्फेरिकल कैविटी है ना, तो यहाँ एक छोटा सा स्फेयर कंसिडर कर लो उस स्फेयर। तो अगर ये बस अब इस स्फेयर को ही देखना, इस स्फेयर के अंदर OA पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और ये स्फेयर लेकिन तुम्हें सॉलिड ही मानना पड़ेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। होलो मान लोगे तो वो तो कैविटी ही बन गई, ठीक है ना। तो इस जहाँ पर जिस तरह की शेप की कैविटी बनी है उस तरह का सॉलिड स्फेयर हम मान लेते हैं। अब उस स्फेयर की वजह से, अब मैं छोटा स्फेयर देख रहा हूँ, तो इस स्फेयर का जो सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा O डैश, और उससे A पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो डेंसिटी मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, ये हमें याद रखने की डेंसिटी हमने क्या लेनी है, इसकी जगह माइनस रो लेनी है। तो E2 की जगह क्या आ जाएगा, डेंसिटी है ना, और ये O डैश और डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब वेक्टर के टर्म्स में लिखूँगा, तो वेक्टर के टर्म्स में तो क्या हो जाता है, रो O डैश A और डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब OA डैश का देखो मतलब क्या हुआ इसका, OA डैश यहाँ से यहाँ तक तुम बना रहे हो लेकिन साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है तो ये नीचे वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो O से A, O डैश से A का मतलब तो हो गया इस डायरेक्शन में, है ना। O से, जैसे ये O है और ये A है, O डैश, तो इसका मतलब तो हो गया ये, लेकिन माइनस और A डैश का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे वाली डायरेक्शन में। तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पर मैं अगर इसको शो करता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रो A O डैश और 3 एप्सिलॉन, दोनों एक ही बात है। इसको मैंने ऐसे शो कर दिया, तो मैं शो करना आना चाहिए। या एक और तरीके से समझ लो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो इससे इस तरफ थी, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, देखो सिंपल सी चार्ज है, मैंने तुम्हें निकालना भी सिखाया था। ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ प्लस का साइन लगाओगे तो ये रिपल होगा। यहाँ ये वाला छोटा कैविटी को हमने नेगेटिव स्फेयर कंसीडर किया है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो टोटल मैं साइन ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब देखो E नेट वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस, जब आप E1 वेक्टर की टर्म में लिख रहे हो ऐसे वेक्टर लगा के, तो यहाँ बीच में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिक टोटल के लिए। अगर हम मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो फिर प्लस माइनस आ जाता है, लेकिन आप सिर्फ वेक्टर की टर्म्स में लिख रहे हो तो फिर प्लस ही लगाओ, क्योंकि रिजल्टेंट देखना है हमें तो दोनों की वजह से, क्योंकि एक पॉजिटिव स्फीयर ले लिया और एक नेगेटिव स्फीयर ले रहा है। सिंपल सी चीज़ है ना भाई, कि दो अलग अलग पॉइंट चार्ज होते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे होते हैं। सेम सिचुएशन है, अब उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ये तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था रो OA, और ये आया था 3 एप्सिलॉन नॉट, और E2 जो बन रहा है हमारे पास A O डैश डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये यहाँ से थोड़ा सा मैं कॉमन ले लेता हूँ इसको, रो 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये O A डैश प्लस A O डैश, यहाँ पर ये। अब मैं इसको दिखाऊँ अगर आपको, तो बेसिकली ये चीज़ आ रही है, हमने ये निकाला है O A डैश O A और A O डैश, है ना। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक दो वेक्टर है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये सॉल्यूशन जो आएगा, ये दो वेक्टर्स को अगर ऐड कर रहे हैं, एक वेक्टर यहाँ से यहाँ गया होगा, ये तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू
ओ से ए से ओ डैश करेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो ओ से ओ डैश की डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली ओ से ओ डैश लिख सकता हूँ। ये वेक्टर, ये वाली डिस्टेंस हम लिख सकते हैं। तो इसको जब मैं ऐसी डिस्टेंस लिखूँगा ना, तो इसको इस तरह की अगर मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ तो रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास बन जाएगी ओ ए और ए ओ डैश। ये जो है ये बेसिकली आप जाके आगे लिखोगे तो ये बन रहा है 3 एप्सिलॉन नॉट ओ डैश। ठीक है, ई नेट मतलब अब ये ओ डैश क्या है, इसका मतलब ये बड़े सेंटर से छोटे सेंटर, मतलब बड़ा जो स्फीयर है उसके सेंटर से जो दूसरा सेंटर हमारे पास, जो बेसिकली हमें कौन सी चीज़ दी हुई है, हमें दी हुई है यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास जो कैविटी का सेंटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कैविटी के अंदर वो कितना होगा, रो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, रो 3 एप्सिलॉन नॉट और ओ डैश। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कि उसकी वैल्यू देखो, वैल्यू कितनी आ रही, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसमें आर वगैरह कुछ आया ही नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू। और वेक्टर कौन सा आया है, सिर्फ ओ डैश। मतलब अगर कोई इस तरह से दिया हुआ है और एक यहाँ कैविटी दी हुई है और ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है और कोई भी एक पॉइंट ए लिया हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यही होगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, इनको मिलाने, मतलब ये इस तरह की डायरेक्शन बन रही होगी। मतलब ओ डैश को, दोनों को सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है ना, उसी के अलोंग उसकी डायरेक्शन होगी। तो कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा विद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट, electric field will remains constant inside the inside the cavity। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको हम करना जा रहे हैं, तो ये ऐसी कोई इतनी बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। तो ये चीज़ का हमें देखा, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना कि यहाँ से डायरेक्शन वैल्यू तो हो जाएगी रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन, और आर क्या होगा, ओ से ओ डैश के बीच की डिस्टेंस, और डायरेक्शन होगी इसी के बीच की, जो ओ और डैश को मिलाने वाली लाइन है उसके पैरेलल डायरेक्शन पूरे। तो इस कैविटी के अंदर चाहे कोई भी पॉइंट लोगे उसके हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा, और ए पॉइंट पर और हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन भी एक जैसी ही आएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बन रहा होगा। क्लियर है ये चीज़। चलो अब इसी तरीके से मैं अब हम एक और जो अगर कोई सॉलिड सिलेंडर लेते हैं, उस सॉलिड सिलेंडर के अंदर भी अगर कोई कैविटी बनी हुई हो, सिलेंड्रिकल अगर कैविटी बना दी जाती है, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कैविटी के अंदर भी ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब उसको पूरा डिराइव नहीं करेंगे, उसका भी फॉर्मूला कुछ इसी तरीके का है, तो उसको थोड़ा सा हम सिमेट्रिकल फॉर्म में याद रख लेंगे बस, है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक सिलेंड्रिक हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर एक सिलेंड्रिकल कैविटी है। इस सिलेंडर की जो रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो रेडियस जो है हमारे पास कैपिटल आर दी हुई है ना, और इस सिलेंडर की जो एक्सेस है, तो इस सिलेंडर का जो सॉलिड सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो एक्सेस है वो तो दी हुई है ये वाली, और इसकी जो, तो इस सिलेंडर जो दिया हुआ है, इस सिलेंडर के लिए अगर मैं कैविटी की ये एक्सेस की बात करूं तो इनके बीच की डिस्टेंस, वहाँ पर भी हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली थी, तो सिलेंडर का सेंटर, कैविटी का सेंटर और इसके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं यहाँ पर आर। ठीक है, तो इसके लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा कैविटी के अंदर, तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी,
E इक्वल्स टू ई इनसाइड कैविटी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, या ई कैविटी भी तुम लिख सकते हो, रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नोट। जहाँ 3 एप्सिलॉन नोट आता है स्फेयर में, यहाँ सिलेंडर के टाइम पर आपको 2 एप्सिलॉन नोट लिखना है और दोनों के एक्सेस के बीच की डिस्टेंस ले लेनी है इस तरीके से। और वेक्टर क्वांटिटी, ये जो बड़ा सॉलिड बड़ा वाला सिलेंडर है, उस सिलेंडर के एक्सेस से जो कैविटी, उस सिलेंडर की कैविटी की एक्सेस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर इस तरह से सिचुएशन आ जाती है, तो यहाँ पर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इस तरीके से बता सकते हैं, है ना। ये वेक्टर नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, ये बेसिकली कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो ये ऐसे ही आएगा। अब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक कांस्टेंट डायरेक्शन में। मतलब इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊँ तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके का बनेगा, ये दिया हुआ है तो ये सेंटर, ये और इसको मिला तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? तो ये इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये चीज़ हम सॉल्व करके बताएंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेंडर कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने देखी। अब एक और टॉपिक हम लेंगे जिसमें हम 2 प्लेट्स लेंगे और प्लेट्स के बीच में एक पर पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक नेगेटिवली चार्ज होगी। उन प्लेट्स के बीच में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका मोशन किस तरीके का होगा, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। फिर कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए मैंने 2 प्लेट्स का यूज़ किया है। कौन सी प्लेट्स हैं यहाँ पर? एक नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट। इन प्लेट्स की जो लेंथ है वो हमने x कंसिडर कर लिए, तो इसकी वजह से इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है मैं बाहर की तरफ बना देता हूँ, क्योंकि अंदर बनाऊँगा तो फिर वो थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसकी इनिशियल जब ये एंटर कर रहा है तो ये इस पर्टिकुलर जगह से यहाँ से एंटर करना शुरू करता है और ये यहाँ तक प्लेट इस वाले रीजन तक है जो x डिस्टेंस दी हुई है। चार्ज पार्टिकल इनके मिड में एंटर करता है v0 वेलोसिटी के साथ। जैसे ही ये एंटर करेगा तो इस पर क्या लगना शुरू हो जाएगा? इस पार्टिकल पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। कौन से डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ये जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर है लेकिन फोर्स इधर है, तो फोर्स का मतलब उसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एक्सेलरेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वेलोसिटी को अपनी तरफ घुमाने का ट्राई करती है। तो जब ये धीरे धीरे, अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन में चला जाता, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाके अब किसी एंगल पर बाहर निकल जाएगा। तो मान लेते हैं जब ये बाहर निकला तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v वेलोसिटी थी और इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एक थीटा एंगल बनाया हुआ था, ठीक है। थीटा एंगल बनाया हुआ था, ये y वैल्यू जो यहाँ थी y डिस्टेंस, मतलब ये जो बीच की, इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो एक्सेस है मिड वाली बाइसेक्टर लाइन है, इस बाइसेक्टर लाइन से y डिस्टेंस पर हमें ये एक्सेस दी हुई थी, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये, तो y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ गया x, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि y डायरेक्शन में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x, इस रीजन के अंदर की बात कर रहे हैं। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है y और x डायरेक्शन में हमने x, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x ले लिया और वर्टिकल में y ले लिया। इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक v cos थीटा वाला कंपोनेंट और एक जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो आएगा, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, और ये v sin थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये चीज़ है। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो x डायरेक्शन में है, तो हम प्रॉपर यहाँ देखेंगे। अब फोर्स हमेशा कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ। तो एक बार हम थोड़ा सा x डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो फॉर x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो x डायरेक्शन में आप देखो कि इनिशियल वेलोसिटी ux तो है v0, फाइनल वेलोसिटी जो है वो है v cos थीटा,
फाइनल वेलोसिटी जो है वो v cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है। एक्सेलरेशन की बात करें x डायरेक्शन में तो कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन कितना है 0 है। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, x डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन नहीं है तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट ही बनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इट मीन्स अगर हम यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एस, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, ये वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू हो गई 0, तो वी एक्स तो ये कितना हो जाएगा वी कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगी एक कंडीशन। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि v cos थीटा इक्वल्स टू क्या होने वाला है v नॉट। तो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब बात आती है कि y डायरेक्शन के लिए क्या करें, तो y डायरेक्शन के लिए भी देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले x डायरेक्शन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं v नॉट इंटू टी, मतलब टाइम की टर्म्स में अगर मुझे बताना हो टाइम और v वेलोसिटी के बीच में, तो एक ये ले लेते हैं, ये बाद में हो सकता है काम आ जाए। अब बात आती है y डायरेक्शन की। तो y डायरेक्शन के लिए जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर y डायरेक्शन में जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ तो y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है E है और उसकी वजह से फोर्स आ रहा है। तो y डायरेक्शन में सारी चीज़ें लिखते हैं। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है एफ ई डिवाइडेड बाई एम, मतलब क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। ये बेसिकली चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स आ जाएगा, मास से डिवाइड कर दोगे तो मास आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हम y डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं, कितनी है v साइन थीटा, ये हमारे पास है। ये इसकी जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती। थीटा की टर्म्स में अगर नहीं बताना होगा तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब मैं वेलोसिटी निकालता हूँ। अगर मैं वेलोसिटी y लिखता हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। तो y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल तो 0 थी, प्लस 2qe और m, और y डायरेक्शन में ये। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ गई। अब y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y डायरेक्शन में जो है उसको हम लिख सकते हैं v साइन, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2qe m y, है ना। तो ये एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब y डायरेक्शन में जो बेसिकली हमारा हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पर जो y जो है ना, y डायरेक्शन में जो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है x ही है, y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको x की टर्म में कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे कि किस तरीके से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, है ना। अब बात आती है यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको हम लेते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2qe m और y, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो थी v cos थीटा इक्वल्स टू v नॉट। तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ उसका, तो मैंने लिख दिया v cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई v नॉट स्क्वायर। सिंपली यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2qe y m v नॉट स्क्वायर। बेसिक सी चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर देखो, बेसिकली हमारे पास जो y है अभी थीटा के टर्म्स में आ चुका है और वेलोसिटी वगैरह की, तो एक टर्म तो मेरे पास जो y आया वो इस तरीके से आ गया m v नॉट डिवाइडेड बाई 2 और tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई qe, ये इसके टर्म्स में आ गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह चेंज करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब मुझे एक्चुअली काम है किसके हिसाब से, मुझे वैल्यू निकालनी है x के रेस्पेक्ट में, कि मैं x के साथ इसको कैसे रिलेट करूं, है ना। तो x के साथ रिलेट करने का तरीका क्या है कि हम वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको भी टाइम की टर्म्स में एक बार निकाल लेते हैं। क्योंकि हमने x को भी टाइम के टर्म में लिया है, तो एक बार y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी हम टाइम की टर्म्स में एक बार निकाल लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। तो y डायरेक्शन में जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वो होगा, ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 ay
टी स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू 0 प्लस 1/2 ए वाई जो होगा वो कितना बन जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, है ना, ये हो गया, और ये टी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया सिंपल y डायरेक्शन में। अब मुझे पता है कि हमने एक चीज़, आपको याद हो तो हमने लिखा था x इक्वल्स टू वी नॉट टी, इक्वेशन नंबर ये 2 थी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं यूज़ करता हूँ फ्रॉम 2, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/2, हम लिख सकते हैं 1/2 क्यू ए डिवाइडेड बाई एम, और t की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ x डिवाइडेड बाई वी नॉट का स्क्वायर, सिंपल सी बात, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करके ये, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई 2m वी नॉट स्क्वायर और x स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी और x के, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है x स्क्वायर के। इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जाए तो वो पैराबोलिक फॉर्म में मूव करेगा, मतलब एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन उसका रहेगा। क्योंकि देखो कहीं पर भी अगर कोई 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है तो 2 डायमेंशनल मोशन में अगर एक डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दूसरे के डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह उसको यूज़ किया जा सकता है और वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखी है। अब मैं अगर वेलोसिटी वगैरह निकालना चाहता हूँ तो वेलोसिटी वगैरह मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर अब थीटा और अगर मान लीजिए हम थीटा को x और इनकी टर्म्स में लिखना चाहें तो हम वो चीज़ भी लिख सकते हैं कि कितना थीटा बन रहा होगा अगर मैं इसको किसकी टर्म्स में बनाना चाहता हूँ, x और y की टर्म्स में। तो देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो देखो अगर मुझे थीटा को x के टर्म्स में लाना हो तो सिंपल सा तरीका है, हमने इससे पहले यहाँ जो y है इस y को एक और y हमने निकाला है टेन थीटा की टर्म्स में। वो y क्या था, मैं आपको अगर याद दिलाऊँ तो वो y था y इक्वल्स टू, हमने लिखा था m वी नॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2QE। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 4 इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर भी हमने y को टेन थीटा की टर्म्स में निकाला और इक्वेशन नंबर 5 में हमने y को भी x के टर्म में निकालना है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो थीटा और x के बीच में एक रिलेशन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ थी, इसको मैं इस जगह पर पुट कर देता हूँ। तो फ्रॉम 4 and 5 अगर हम यूज़ करते हैं ना तो मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये बनेगा एम वी नॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2QE इक्वल्स टू QE एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m वी नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर आप चाहो तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो। इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक सिचुएशन निकल कर आ जाएगी, दैट विल बी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू QE क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर और एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर और x की पावर। तो यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है तो टेन, इसको सबको हम अगर यहाँ इसको पावर 4 ले लेते हैं तो टेन थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, QE एम वी स्क्वायर और x। तो ये हमारे पास ये सिचुएशन हमारे पास निकल कर आ जाएगी, बड़ी आराम से ये इक्वेशन निकल कर आएगी। तो इस तरीके से हम टेन थीटा को बोल सकते हैं कि अगर x जितना बढ़ाओगे थीटा की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि अगर x बढ़ाओगे तो पार्टिकल को मूव करने का टाइम मिलेगा और वो देर से बाहर निकलेगा। अगर पार्टिकल, जैसे मैं आपको बताऊं, तो अब ये पार्टिकल को x बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा टाइम बढ़ेगा, तो ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो x अगर बढ़ा दिया तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये वैल्यू थोड़ी और बढ़ती जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकलने के बाद तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसलिए कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर तो हर जगह पर एंगल चेंज हो रहा है ना, यहाँ का एंगल एक जैसा नहीं है, ये तो हर जगह चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से थीटा के साथ किसकी x बढ़ाने के साथ थीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने एंगल की निकाली। अब चाहें तो हम फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि इसकी फाइनल जो वेलोसिटी होने वाली है वो कितनी होने वाली, क्योंकि थीटा वगैरह आ गया है। तो अगर आप फाइनल वेलोसिटी इसको देखना चाहते हो तो सिंपली क्या करो कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हमारे पास दो इक्वेशन थी, v cos थीटा इक्वल्स टू वी नॉट। तो टेन थीटा हमें पता है, ठीक है,
टेन थीटा अगर हमें पता है तो यहाँ पर आप टेन थीटा से कॉस थीटा निकाल लो और वो वैल्यू पुट करके लिख लो, या फिर टाइम की वैल्यू पुट करके भी आप लिख सकते हो। अब इतनी ज़्यादा हम कैलकुलेशन आगे नहीं करेंगे, हमें जो कंक्लूजन निकालना था वो यही कंक्लूजन था कि किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई डायरेक्शन में जो होगा वो मास पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, तो अगर मान लो कि इस तरह का अरेंजमेंट में दो चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, समझना इस तरह के अरेंजमेंट जो अभी हमने दिया है उसमें दो चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन दिया हुआ है। देखो अब इस तरह के हमें एक चीज़ पता लगी थी यहाँ पर कि y इज इक्वल टू क्या है 2e डिवाइडेड बाई 2m QE डिवाइडेड बाई 2m v स्क्वायर और x, ठीक है। अब इससे मान लो इस तरह के अरेंजमेंट में दो चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए एक जैसा, Q भी दोनों के लिए एक जैसा है ना, X भी दोनों के लिए एक जैसा क्योंकि एक ही अरेंजमेंट है 2m। अब बात आती है और सेम वेलोसिटी से अगर एंटर करते हैं, अगर सेम वेलोसिटी से एंटर करते हैं तो v भी एक जैसा। अब बात आती है कि किसके लिए y ज़्यादा होगा, किसके लिए y कम होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर मास का रोल, क्योंकि मास जिसके लिए ज़्यादा होगा, यहाँ पर जिसके लिए मास की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके लिए मास की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए y की वैल्यू कम होगी। तो मास की वैल्यू प्रोटॉन के लिए ज़्यादा होती है, तो प्रोटॉन का मास अगर ज़्यादा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम आएगा, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कंपैरेटिवली वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो ये बोल दिया जाए, सपोज ऐसा कुछ बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, उनको एंटर करवाया और उनको सेम काइनेटिक एनर्जी से। अब सेम काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर दोनों के लिए एम वी स्क्वायर वाली टर्म एक जैसी है, तो यहाँ पर अगर एम वी स्क्वायर वाली टर्म एक जैसी हो, काइनेटिक एनर्जी एक जैसी होगी, मतलब एम वी नॉट वाली या एम वी स्क्वायर वाली टर्म एक जैसी है। ये टर्म अगर एक जैसी दी हुई है, इसका मतलब हो गया कि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए एक जैसा होगा। तो डिपेंड करेगा, आप वहाँ पर देखना जरूर कि किस तरह से कौन से। हाँ, प्रोटॉन अगर है तो वो ऊपर जाएगा और इलेक्ट्रॉन है तो वो नीचे की तरफ जरूर जाएगा। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटॉन हुआ तो वो ऊपर चला गया और इलेक्ट्रॉन हुआ सपोज तो वो कहाँ गया, नीचे वाले डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाले डायरेक्शन में मूव कर गया। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट सपोज इलेक्ट्रॉन के लिए था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट प्रोटॉन। तो बाहर निकलते टाइम पे दोनों के बीच का टोटल सेपरेशन पूछा जा सकता है कि ये सेपरेशन और ये सेपरेशन कितना रहने वाला है, तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। या किन दो पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन ज़्यादा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें बेसिक सा फॉर्मूला, बेसिक तरीका इन सब क्वेश्चंस का निकालने में पता होना चाहिए कि किस तरीके के हो सकते हैं। तो ये था इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, हमने कई सारे सबसे पहले हमने यहाँ पर कूलम्ब्स चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज के टाइप्स के बारे में पढ़ा, है ना। उसके बाद चार्ज की कूलम्ब्स फोर्स के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट, हॉल, स्फेयर के बारे में, रिंग की वजह से, वायर की वजह से, शीट की वजह से, डिस्क की वजह से, रिंग के कुछ पर्टिकुलर पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हमने सिलेंडर कैविटी वगैरह, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बेसिकली इस पूरे चैप्टर का जो समरी है वो समरी बेस्ड है कि चार्ज रेस्ट पर है, और उस चार्ज पे रेस्ट पे होने की वजह से क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, और अगर चार्ज पॉइंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ना होकर दूसरे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कितना आ सकता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि लास्ट ईयर आए हुए हैं, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है, और कुछ थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर एक बार ट्राई करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि एक कंडक्टर स्फीयर दिया हुआ है, उसको उस कंडक्टर स्फीयर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी या जो भी होगा वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो यहाँ पर चार तरह के रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात तो कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पास होती, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास होती। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख दिया जाए, रख तो सकते ही हैं, मना तो कर नहीं सकते कोई भी, है ना। तो पहला पॉइंट तो हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो सकती।
इंसुलेटर में से पास हो सकती है, कई बार डाइलेक्ट्रिक बोल दिया जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब आप इंसुलेटर जैसा ही समझेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से पास हो सकती है लेकिन कंडक्टर से पास नहीं हो सकती। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं अगर कंडक्टर को टच कर रही है तो वो हमेशा उसकी कंडक्टर की सरफेस के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगी। तो इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला बी और सी तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये फील्ड लाइंस इसके रिप्रेजेंट बी और सी से जब रिप्रेजेंट किया गया है तो इसमें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को एंटर करवा दिया गया। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब बात आती है इन दोनों की, तो ए में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंटर नहीं हो रही है और यहाँ पे भी नहीं है, तो कौन सा सही हो सकता है। अब देखो डी से जब जैसे ही आई तो ये फील्ड लाइन इसके जरूरी नहीं कि हमेशा 90, चाहे कहीं से भी आ रही हो, लेकिन सरफेस के जस्ट पास में जब वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सरफेस के जब पास में आएगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सरफेस के काफ़ी क्लोज आ जाती है तो उस सिचुएशन में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। आप खुद देखो कि अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ तो ये 90 का तो नहीं लग रहा है, ज़्यादा ही है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बेसिकली किस बेसिस पर दिया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होती है और दूसरा वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डिस्क दी हुई है, एक डिस्क की रेडियस r है और इसे 4r डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है q। तो इस चार्ज की वजह से इस डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स हमें पता करना है कि फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है q डिवाइडेड बाई जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब इसी का यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो ये हमने जब फॉर्मूला देखा था उसमें ये होता था थीटा, तो ये एंगल थीटा है। तो अगर ये r है, ये 4r है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं निकालता हूँ इस r की वैल्यू तो ये बन जाएगा r स्क्वायर 4r/3 r का स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो ये बन जाएगा यहाँ पर r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 और ये वैल्यू, तो ये r की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो 25r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 और ये बन जाएगा 5r/3। तो r की वैल्यू हमारे पास ये बनने वाली है। तो फ्लक्स की वैल्यू अगर हम बात करें तो बेसिकली फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस होता है 4r/3 और हाइपोटेनियस होता है 5r/3। तो ये इससे कैंसिल और ये यहाँ पर तो फाई की जो वैल्यू है q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 4/5, तो ये हमारे पास q 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/5, तो फाई की जो वैल्यू आ गई बेसिकली फाइनल जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी q/10 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाया हमने और कुछ नहीं किया है यहाँ पर अलग से। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अप्रोचेस दी हुई है, हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अप्रोच को देखने के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है और नेगेटिव चार्ज पर एंटर करता है, बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज से इससे भी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, इधर देखो जितनी भी हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, लेकिन इस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, अंदर एंटर कर रही है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब अगर अंदर एंटर कर रही है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है अंदर एंटर का, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसमें हमें लगे कि नहीं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ अलग से आ रहा हो। अगला यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, देखो निकलती है, तो यहाँ से ये ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये वाली लाइन जो है ये नहीं होनी चाहिए थी, इसी तरीके से एक और ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए थी, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर ये 2 सिचुएशन दी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज 2 पास में रखे हुए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पास में रखे हुए हैं तो इसमें दोनों से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पास होना चाहिए, तो बाहर की तरफ ही जा रहा है, एक दूसरे की तरफ एंटर नहीं कर रहा है। इट मीन्स अब देखो बीच में
एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, उसको बोलते हैं नल पॉइंट। ये वही पॉइंट है जो हमने देखा था कैलकुलेशन के टाइम पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे कि दो पॉजिटिव चार्ज अगर दे दिए जाए तो उनके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे दिया जाए तो बाहर कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर जो होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो। तो हमें इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर देखनी है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो दिया है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर की दो फ्लैट सरफेसेस है ए एंड सी और एक कर्व सरफेस है। इस सिलेंडर के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q और आपको बोला गया है कि अब देखो सिलेंडर से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो सिलेंडर में 3 सरफेस होती है और तीनों सरफेस से फ्लक्स निकल सकता है। क्वेश्चन में किया है कि ये जो B है ये एक्चुअली 2007 का क्वेश्चन एक है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो B पॉइंट B जो है, ये जो B है वो एक कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो दिया है वो आपको फाई दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि A पॉइंट से A सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो देखो सिंपल सा है, फ्लक्स के बारे में हम जब बात करते हैं तो यहाँ चार्ज, देखो एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, फ्लक्स 2 तरीके से निकाला जाता है। अगर आपको चार्ज दिया है तो आप गाउस लॉ का यूज़ करके निकालो, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो E डॉट डी ए करके आप निकालो। तो फाई नेट अगर मैं बात करता हूँ तो फाई नेट Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन यहाँ होगा, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल्स टू Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई 1 यानी कि फाई A ले लेते हैं, फाई B ले लेते हैं एंड फाई C ले लेते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली कि फाई A और B यहाँ पर जो है इन दोनों से पास होने वाला फ्लक्स एक जैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है वो मिड में रखा हुआ है, बीच में कहीं पर रखा हुआ है। तो मैं इसकी जगह 2 फाई A लिख सकता हूँ, A और C वाला, प्लस फाई B यहाँ पर, और ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q B जो है, फाई B जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू फाई दी है तो कितना बन जाएगा, ये वैल्यू इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और ये चीज़ हमारे पास गिवन है। तो फाई A की जो वैल्यू है वो हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई और 1/2। तो ये हमारे पास A पॉइंट पर फ्लक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि A और C से, ये A वाला जो पोर्शन है उससे और C वाला जो पोर्शन है, इस A और C वाले पोर्शन से जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना फ्लक्स निकल रहा होगा उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये चीज़ यहाँ पर। चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसी टाइप का लास्ट ईयर का कोई क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, एक स्क्वायर प्लेट दी हुई है, स्क्वायर प्लेट या स्क्वायर सरफेस के सेंटर से a/2 हाइट पर एक चार्ज Q रखा हुआ है। हमें बताना है कि इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब देखो चार्ज दिया हुआ है, फ्लक्स पास करना है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से तो निकाल नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी चार्ज दिया जाए आपको यही सोचना है कि मैं गाउस लॉ कैसे लगा सकूँ। अब गाउस लॉ का यूज़ करके हुए जब हम फ्लक्स निकालेंगे ना तो आपको ये सोचना है कि उस चार्ज को हमें किसी न किसी तरीके से एनक्लोज्ड करना है, अंदर लेके आना है। अगर वो बंद नहीं है तो भी आप अपनी तरफ से कुछ कंसिडरेशन करके, तो यहाँ पर अगर ये एक फेस है, इसकी जगह अगर मैं अपनी तरफ से इस तरह से मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये इस तरह की सिचुएशन अगर बन जाती है, ये वाली सिचुएशन अगर हमारे पास इस तरह से बनती है, तो अब देखो ये क्लोज हो गया। तो यहाँ पर अगर हम एक क्यूब कंसीडर कर लेते हैं तो क्यूब जो A साइड का है, तो क्यूब से मानने के लिए, अब क्यूब बनाने के लिए हमें अलग से 5 सरफेसेस अलग से और माननी पड़ी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि चार्ज एक तो सिमेट्री पर आ गया और एनक्लोज्ड हो गया। तो इस पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो चार्ज है वो सिमेट्री पर रखा है, तो जितनी भी 6 सरफेसेस है हर सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इक्वल होगा। तो अगर टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट है तो एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर फ्लक्स जो आएगा एक सरफेस से या जो गिवन सरफेस है उससे पास होने वाला Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6। तो ये Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिए जाए और चार्ज आपको बोला जाए तो आपको सोचना यही है कि इलेक्ट्रिक वहाँ पर फ्लक्स जो निकालना है, तो उसके लिए आप गाउस लॉ के बारे में सोचो और सिमेट्री बनाने के बारे में सोचो।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखते हैं किस तरह से। एक यहाँ पर हमारे पास एक रोड दी हुई है या एक वायर जैसा मान सकते हो, जिस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लेंथ इसकी एल दी हुई है। इसके एक एंड से यहाँ पर मान लो कि इसको पी पॉइंट बोल देते हैं और ये ए एंड और ये बी एंड। तो एक एंड ए से ये जो एक पॉइंट लिया हुआ है हमने, पी पॉइंट लिया हुआ है, इस पी पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, एक वायर की तरह है। तो अब यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब फाइनाइट वायर अगर कभी दे दिया जाए, उस फाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, और वो पॉइंट जो है वो एक्सिस पर, इसकी एक्सिस पर फाइनाइट वायर, इन्फिनिटी होता तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो कंसीडर करके चल रहे होते, लेकिन यहाँ पर हम या नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इस सिचुएशन में हम फाइनाइट वायर या फाइनाइट स्ट्रिप की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, हम एक छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, चार्ज एलिमेंट, जिसकी वैल्यू हम डी क्यू मान लेते हैं। ये एलिमेंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर है, इस डी क्यू से ये जो पी पॉइंट है ये एक्स डिस्टेंस पर हमारे पास दिया हुआ है। तो इस डी क्यू की वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिख लेते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो डायरेक्शन इस तरफ आएगी और सब पूरा पॉजिटिव है तो सारी डायरेक्शन एक ही तरफ आएगी, तो ऐड कर देना है सिंपली। तो क्या बनेगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो डी ई के डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा इंटू, अब इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि डी एक्स है, तो ये कितना बन जाएगा, लैम्डा डी एक्स। लैम्डा से क्यों मल्टीप्लाई किया डी क्यू को, क्योंकि अगर इस एलिमेंट की इसकी अगर हमें लेंथ पता हो तो उस लेंथ को हम चार्ज से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर लैम्डा इंटू डी एक्स ये दिया हुआ है, तो लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इस तरीके से दिया हुआ है। तो डी ई जो होगा वो हो जाएगा के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। इसकी लिमिट लगा देते हैं। अब एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से लेकर बी तक, तो यहाँ से स्मॉल ए से लेकर, ये लेंथ कितनी है, ए प्लस एल। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के लैम्डा, और यहाँ पर x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और ये a से लेकर a प्लस एल तक। तो k लैम्डा, ये -1 बाहर आएगा, ये बचेगा ये वैल्यू, और a से लेकर a प्लस एल तक। तो माइनस का k लैम्डा और ये वैल्यू बनेगी a प्लस एल माइनस a। तो माइनस के एल ये बन जाएगा a माइनस एल डिवाइडेड बाई a इंटू a प्लस एल, ये इससे कैंसिल आउट। E की जो वैल्यू है ये हो जाएगा के लैम्डा एल डिवाइडेड बाई a और a प्लस एल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास के लैम्डा एल डिवाइडेड बाई a इंटू a प्लस एल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं हम किस तरीके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे जो आप सॉल्व कर सको आराम से। तो इस पूरे चैप्टर में जो हमने आज ये लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, तो इस पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा थोड़ा सा इसको मैं सम अप कर देता हूँ और फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने शुरू किया था चार्ज से, चार्ज की डेफिनेशन के बारे में, उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ा। देन हम कूलम्ब्स लॉ पर आए, कूलम्ब्स लॉ उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, F डिवाइडेड बाई Q नॉट, है ना, वो चीज़ पढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, उसके बारे में पढ़ा। फिर इससे पहले हमने गॉस लॉ पढ़ा था, लेकिन मैं कंटिन्यूटी में जा रहा हूँ इसलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर हमने पढ़ा, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। हमने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड और सरफेस पर एक ही जैसा होता है। अगर होलो में इनसाइड देखेंगे तो 0 होगा, और होलो में सॉलिड में इनसाइड देखेंगे तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट या फिर KQ स्मॉल r डिवाइडेड बाई R क्यूब यहाँ पर रहेगा। ठीक है,
अगला फिर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर, इक्वेटर पर और किसी एंगल पर अगर है तो क्या पढ़ा, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल किए। गाउस लॉ के बारे में पढ़ा, देन हमने गाउस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, गाउस लॉ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, इसका यूज़ पढ़ा, उसके एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फिर वायर, इन्फिनिटी वायर और ये सारी चीज़ें पढ़ी। इन्फिनिटी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है ये पढ़ा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, और फिर उसके बाद कैविटी वगैरह से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में देखा। तो ये सारा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चैप्टर इजी है, आप इसको रिवाइज करते रहना, आसानी से ये चैप्टर किया जा सकता है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।